और उसके बाद हमने कलर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। कलर की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, आरजीबी वैल्यूज, हेक्स कोड्स और कलर नेम्स। और उसके बाद हमने ओपेसिटी को भी देखा था कि जितना आप उसका नंबर देंगे 0 to 1 उसकी वैल्यू होती है, और 0 का मतलब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और 1 का मतलब होता है कि बिल्कुल डार्क, तो बिल्कुल नो ओपेसिटी। और यही वाली हमने कमांड यूज की थी RGBA, एक RGBA भी यूज की थी, और मैंने बताया भी था ओपेसिटी भी आप अलग से भी लिख सकते हैं, 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज देखते हैं कि हमने यहाँ पे कल एक काम किया था कि हमने 2 CSS की फाइल्स को ऐड किया था, एक इंट्रो CSS और दूसरी इंट्रो CSS 2, यही किया था। हम सारा जो काम नॉर्मली कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, इंट्रो CSS में कर रहे हैं, यानी कि ये वाली फाइल। इधर H1 क्या हुआ है, रेड हुआ है। अगर हम इसको लाइव सर्वर पे चलाएं तो हमें नजर आएगा, तो पहला H1 है, ये रेड हुआ है क्योंकि इसके पास ना कोई आईडी है ना कोई क्लास है, तो इसने H1 वाला जो ये वाला जो काम है इसको पिक किया हुआ है। अभी काम करते हैं जो इंट्रो CSS 2 है, इसमें भी मैं H1 लगाता हूं, और इस H1 में जाके मैं इसको कलर देके प्रॉपर्टी देता हूं। एक तो कलर भी खत्म हो गए हैं, ये दे देते हैं, अजीब सा कलर है, ठीक है। हमने एक उसको कलर दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये दूसरी फाइल थी, लेकिन हमने इसको कनेक्ट तो किया हुआ था HTML में, क्योंकि हमने लिंक के टैग में इसका नाम दिया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अब वो किसकी बात मानेगा, पहले वाले की दूसरे वाले की? वजह क्या? हाँ, अच्छा, तो अगर हम लोग ये कर लें तो अब क्या होगा, अब रेड होगा। अभी कौन सा कलर है, रेड है। अगर हम ये कर दें तो अब क्या हुआ, इसकी वजह क्या है, इसकी जो एग्जीक्यूशन है बेसिकली वो क्या है, लाइन बाय लाइन है। तो हुआ क्या है कि लाइन नंबर 5 जब चली तो बेसिकली आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जब लाइन नंबर 5 HTML की चलती है तो वो इस CSS की फाइल में जा रहा है, और इस CSS की फाइल में जो भी CSS लिखी हुई है उसको पढ़ के आ रहा है और वो लगा भी दे रहा है। फिर जब वो लाइन नंबर 6 पे आया तो उसने देखा एक और CSS की फाइल है, अब वो इस CSS की फाइल में जाएगा और बोलेगा जो भी CSS है उसको भी लगा दो। अब क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है तो किसकी ज्यादा अहमियत हो गई, सेकंड वाले की, जो कि हमने कल भी देखा था कि हम अगर H1 एक ऊपर लिखें H1 नीचे लिखें तो जो नीचे लिखा होता था उसकी बात ज्यादा मानी जाती थी। तो इस वजह से अब इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिल रहा है कि जब भी आपके पास एक से ज्यादा CSS की फाइल्स हो तो उनको किस ऑर्डर में लगाना है ये बहुत जरूरी है। ये बात समझ आ रही है? अगर आपने ऐसा कर दिया कि 2-3 टैग्स को आपने अलग अलग फाइलों में अलग अलग काम किया हुआ है, अब उनका नाम सबका H1 ही था, तो अब प्रॉब्लम ये है कि जिस फाइल को आप सबसे नीचे रखोगे उसका कोड सबसे ज्यादा असर करेगा, सही है। क्योंकि अगर बैकग्राउंड कलर जैसे यहाँ पे हुआ कि ग्रीन था, सॉरी कलर ग्रीन है, अब कलर ग्रीन आपने सबसे नीचे वाली फाइल में जो लगाया था वो आ जाएगा, हालांकि आपको लगाना वो था जो ऊपर वाली में था। तो इस चीज का ख्याल आपको रखना पड़ता है। इससे आपको एक और चीज पता लग रही है कि जो आपका ब्राउजर है वो बेसिकली पढ़ता HTML को ही है, वो पढ़ना शुरू करता है HTML को। जब HTML में उसको पता लगता है कि CSS कनेक्ट हुई हुई है तो वो CSS में जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इस लाइन को उड़ा दूंगा तो वो CSS भी उड़ जाएगी, क्योंकि वो पढ़ बेसिकली किसको रहा है, HTML को। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये क्या है, टेक्स्ट है। तो
तो टेक्स्ट में हमारे पास ये कुछ हमें क्वालिटीज बता रहे हैं टेक्स्ट की। अब सबसे पहले वो बेसिकली बोल रहा है कि टाइप फेस यानी कि फॉन्ट बेसिकली उसकी बात कर रहा है, ये फॉन्ट को लिखने का दूसरा नाम है। तो या फॉन्ट फैमिली या आपने नाम सुना होगा, या फॉन्ट आपने वर्ड सबने यूज किया है। अब क्योंकि टेक्स्ट की बात हो रही है तो ज्यादातर वही चीजें होंगी जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको पता है कि आप फॉन्ट बदल सकते हो, सही है। तो उसमें अलग अलग एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमान होता है, सही है। एक और कौन सा होता है, मोनोटाइप कोर्सिवा होता है। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के फॉन्ट हैं। तो उनमें से जो ये आपको इस वक्त ये बता रहा है ना, ये सबसे बेसिक फॉन्ट है जो कि हर वेब पेज पे होते हैं। कौन सा है पहला, सैरिफ, दूसरा कौन सा है, सैंस सैरिफ। बेसिकली जो सैरिफ है ये एजेस को कहते हैं। अब आप इनकी ये बेसिकली फॉन्ट फैमिली कहलाती है, ये सिर्फ फॉन्ट नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, फॉन्ट फैमिली। इनकी पूरी फॉन्ट की फैमिली है। अब इन फैमिली की क्वालिटी क्या है कि इनके लेटर्स में क्या होता है, एज होती है, क्योंकि इस सैरिफ का मतलब ही बेसिकली क्या है, एजेस, सही है। तो आई थिंक ये फ्रेंच लफ्ज है, इसको सर्च कर लीजिएगा, मैं फ्रेंच लफ्ज है, क्योंकि सांस जो है ये फ्रेंच में होता है कि नॉट एजेस, सही कि सैंस सैरिफ का मतलब है कि नॉट एजेस, तो इसमें एजेस नहीं होंगी, ये स्मूथ होगा। एजेस कौन सी, जैसे कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि एम को ये इस तरीके से लाइन है, इसमें ये वाली लाइन नहीं है, और अगर आप आई में देख रहे हैं तो ये इस तरीके से इधर ये लाइन नहीं है। तो बेसिकली ये सैरिफ है और ये सैंस सैरिफ है। इसी तरीके से दूसरी कौन सी है, मोनोस्पेस। मोनोस्पेस अब कहीं भी यूज नहीं होती, मोनोस्पेस का फॉन्ट आजकल कहीं भी यूज नहीं होता। लेकिन अगर आप ये पहले क्यों ज्यादा यूज होता था, क्योंकि जो बेसिकली आपके टाइप राइटर्स होते थे, टाइप राइटर्स हो गए या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हो गए, शायद आपने तो देखे भी नहीं होंगे, और उसके अलावा कुछ और हमारे पास जो प्लॉटिंग डिवाइसेस होते थे उनका जो बेसिकली फॉन्ट होता था वो कौन सा होता था, मोनोस्पेस। तो अगर आपको वेब पेजेस पे उन्हीं के फॉन्ट वाला करना है, या फैक्स मशीन का कभी फैक्स देखा है, वो भी उसका फॉन्ट भी यही होता है, मोनोस्पेस। क्योंकि जो बेसिकली एनालॉग प्रिंटर्स होते थे, एनालॉग प्रिंटर्स का फॉन्ट मोनोस्पेस होता था, क्योंकि वो यही टाइप कर सकते थे, इसके अलावा वो कोई और चीज टाइप नहीं कर सकते थे। तो ये तीन जो ये बता रहा है हमें कि ये मेन फॉन्ट फैमिलीज है। अब जो बाकी जितने भी फॉन्ट है वो बेसिकली इनमें से ही निकल के बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमें कुछ और क्वालिटीज बता रहे हैं, जिनमें ये दो क्वालिटीज आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल की होंगी और देखी भी होंगी। पहला है फॉन्ट वेट और दूसरा है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट वेट में वो आपको बता रहे हैं कि लाइट, मीडियम, बोल्ड और ब्लैक। तो बेसिकली वो जो उसकी वेटेज है कि वो कितना बोल्ड है, बट बोल्ड नहीं है, जो काम बेसिकली आपने HTML में बी टैग से भी किया था। आप बी टैग लगाते तो क्या होता था, बोल्ड हो जाता था। तो ये काम बता रहे हैं कि फॉन्ट वेट की अगर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो भी आप यही वाला काम कर सकते हैं। उसके अलावा स्टाइल, ये भी हमने काम आई के टैग के थ्रू किया था। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉन्ट स्टाइल का अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो आपके पास नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक आपके पास प्रॉपर्टीज है। नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक में थोड़ा सा फर्क होता है। जो ऑब्लिक है ये इटैलिक की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका एंगल थोड़ा ज्यादा होता है, स्टीपर एंगल होता है, लेकिन देखने में आपको फिर भी ज्यादा पता नहीं लगता कि दोनों में क्या फर्क है। तो नॉर्मल इसका सबसे ज्यादा यूज कौन सा है, इटैलिक ही है। स्ट्रेच को फिलहाल आप छोड़ दें, स्ट्रेच इतना कोई यूज होने वाली चीज नहीं है। इसके अलावा अब ये आपको बता रहा है कि सैरिफ और सैंस सैरिफ फैमिलीज में जो नाम आप लोगों ने सुने होंगे, अब वो आपको बता रहा है कि ये इन्हीं फैमिली का पार्ट है। ये जॉर्जिया, टाइम्स और टाइम्स न्यू रोमान। टाइम्स न्यू रोमान जो है सबसे पॉपुलर फॉन्ट स्टाइल है। अगर आप बैचलर्स तक कोई आप में से पहुंच चुका है तो आप अपना जो थीसिस लिखेंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसे आप कहते हैं, वो बेसिकली इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, एकेडमिक फॉर्मेट जो है वो टाइम्स न्यू रोमान का है, सही है। तो ये एकेडमिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉन्ट है। मतलब जो आपकी बुक्स हैं, आपके जितना भी एकेडमिक पेपर्स हैं, वो सब किस में लिखे जाते हैं, टाइम्स न्यू रोमान, ये उसका स्टैंडर्ड है। उसके बाद है सैंस सैरिफ। जो वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वो ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, सैंस सैरिफ, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्टर समझा जाता है। अगर आप medium.com इस तरह के जो आपके ब्लॉग्स होते हैं, उनका अगर आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो उनकी हेडिंग कुछ इस तरीके से होती हैं, सही, क्योंकि ये उनके मुताबिक ये क्लियर होता है और ये थोड़ा सॉफ्टर है। तो ये सैंस सेरिफ का पार्ट है। जैसे हमने बोला कि सैंस सेरिफ की क्या पहचान है कि उनकी एजेस नहीं होती। तो उनमें ये एरियल, वर्डाना और हेल्वेटिका। एरियल आपका बाय डिफॉल्ट आई थिंक फॉन्ट है उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। सो कैलिब्री और या ये एरियल दोनों में से कोई एक होता है। उसके बाद ये कुछ फॉन्ट्स हैं, इसको भी हम थोड़ी देर में यूज कर लेते हैं।
कुछ हमारे पास और ये फॉन्ट के टाइप्स बता रहा है, लेकिन फॉन्ट याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसका हम अभी थोड़ी देर में एक तरीका देखते हैं कि उसमें पता लग जाएगा कि हम कौन से फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी पहली उसने बताई है कि उसका नाम क्या है, फॉन्ट फैमिली। तो हम एक काम करते हैं, अब नया एक HTML का पेज खोलते हैं, इसको हम कहते हैं font.html, क्योंकि पहला आपका एंट्री पॉइंट कौन सा होता है, HTML। तो HTML की फाइल बना लेते हैं। अब HTML की फाइल बन गई, अब हमें यहाँ पे हेड के नीचे क्या बनाना है, सॉरी टाइटल के बाद क्या बनाना है, लिंक। और यहाँ पे हम जो है CSS की फाइल होती है उसका वो टारगेट देते हैं, यही होता है। लेकिन हमारे पास एक और तरीका होता है CSS लिखने का। अभी मैं चाह रहा हूँ कि यार आप लोगों का ना ये ज्यादा कचरा ना हो, सही है, मैं चाह रहा हूँ आप लोगों का कचरा ना हो, आप लोगों के पास एक ही फाइल हो font.html, आपको CSS भी वही मिल जाए और HTML भी वही मिल जाए, ताकि आप लोगों को ज्यादा फाइलें मैनेज ना करनी पड़े। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है CSS ऐड करने का। वो क्या तरीका है, उसमें हमारे पास एक टैग है, कौन सा, स्टाइल का टैग। अगर आप स्टाइल का टैग लगा लेते हैं तो बेसिकली HTML को आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, CSS। अब इसको चेक करने के लिए आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने एक हेडिंग लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा ये कौन सा वाला सिलेक्टर है, टैग सिलेक्टर है। अब टैग सिलेक्टर हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया। हेलो वर्ल्ड के साथ हम क्या फनकारी करें, हम इसका बैकग्राउंड कलर बदल के चेक कर लेते हैं, एक्वा। अब हम font.html को लाइव सर्वर पे चलाते हैं और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। वो चेंज हो गया तो इसका मतलब है हमें समझ आ गया कि ये लग चुका है। अच्छा, इस पे एजेस नजर आ रही हैं, तो ये कौन सी फैमिली है, सेरिफ फैमिली है। यानी कि बाय डिफॉल्ट कौन सी फैमिली लगी हुई है, सेरिफ। अभी काम करते हैं, ये हम हटाते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली में हमारे पास एक है हेलवेटिका, सही है। तो हेलवेटिका जब हमने लगाई तो आपने देखा कि इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया, क्योंकि पहले सेरिफ था, अब क्या हो चुका है, सैन सेरिफ हो चुका है। अब ये तो बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है कि आपके पास जो फॉन्ट का नाम है वो यहाँ पे लगा दो, आपके पास वो फॉन्ट मिल जाएगा। अब हमारे पास जो VS कोड है वो भी आपको थोड़ा सजेशंस देता रहता है कि भाई कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है। तो ये आपको बता रहा है जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। अब इनमें हमारे पास एक है कर्सिव, कहाँ गया कर्सिव, तो हमने इसको दिया है कर्सिव, तो ये हमारे पास एक फॉन्ट लग गया, कौन सा, कर्सिव लग गया। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आप जब भी फॉन्ट लगा हुआ देखेंगे किसी वेबसाइट के अंदर तो वो एक फॉन्ट नहीं होता, वो कुछ ऐसा होता है कि पहले होगा हेलवेटिका, सही है, उसके बाद उसने लिखा होगा जैसे एरियल, और उसका फाइनली क्या लिखा हुआ होगा, सैन सेरिफ। नॉर्मली आपको 3 जो ऑप्शंस हैं वो फॉन्ट फैमिली में नजर आते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि कुछ ब्राउजर्स अगर उनका वर्जन पुराना है, या आपका जो मोबाइल फोन, आपका यूजर जो है वो मोबाइल फोन में आपका वेबसाइट देख रहा है और उसका एंड्रॉयड वर्जन पुराना है या ब्राउजर वर्जन पुराना है, तो क्या होगा कि जो लेटेस्ट फॉन्ट्स हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब क्योंकि वो उसको लेटेस्ट आपके फॉन्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो अपने डिफॉल्ट पे चला जाएगा जो कि है सैन सेरिफ। जैसा आपने देखा मैंने H1 में कुछ भी नहीं लगाया था तो उस पर कौन सा फॉन्ट आया था, सैन सेरिफ। और आप नहीं चाहते कि वो सैन सेरिफ आए तो आप क्या कहते हो उसको, आप पहले एक ऑप्शन देते हो, वो आप कहते हो अगर ये किसी भी वजह से ना चले तो दूसरा वाला ऑप्शन चलाओ। जैसे यहाँ पे क्या है, एरियल, अगर ये भी ना चले तो क्या लगा दो, सैन सेरिफ। अब मुझे पता है कि सेरिफ, सैन सेरिफ, मोनोस्पेस, ये 3 जो हैं ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि किसी डिवाइस में ये ना हो। तो आप फाइनली हमेशा यही दोगे, सेरिफ, सैन सेरिफ या मोनोस्पेस। इससे आपको पता लगता है कि भाई अच्छा ये कुछ भी ना लगेगा तो ये वाला आपका फॉन्ट लगेगा ही लगेगा। ये बात समझ आ रही है। तो हम फॉन्ट्स पे बेसिकली उस पर बात कर रहे हैं।
सही है। अब एक काम कर लेते हैं कि हम एक p टैग भी बना लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लॉरम 50 कर लेते हैं। और अब मुझे पता है कि मैं इधर एक और टैग लिखूंगा p, और मैं इसकी भी फॉन्ट फैमिली बदल सकता हूँ। और एक हमारे पास है seg UI, एक है मैंने अजीब सी कोई नाम दे दिया है, तो दिखने में लग रहा है कि वो बहुत एक क्लीन सी आपके पास एक फॉन्ट है, और इसको हमने sans serif दिया हुआ है। दोनों की जो बेसिकली मेजर फैमिली है sans serif ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इसके बाद जब हमने फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है, तो एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो हम देखते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी फॉन्ट साइज। सही कि आपकी वेबसाइट या आपके डॉक्यूमेंट में आपके फॉन्ट की साइज क्या होगी। जो आप अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो आई थिंक ये दो प्रॉपर्टीज तो आप लास्ट में यूज कर लेते हैं कि एक तो मेरा फॉन्ट क्या होगा और दूसरा उसका साइज क्या होगा। तो फॉन्ट साइज जो है वो बेसिकली बहुत इजी है। जैसे हमारे यहाँ p है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। तो यहां पे हमने एक न्यू लाइन क्रिएट कर ली है। हम किस पे लगा रहे हैं, p पे। तो p पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज नॉर्मली जो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, वो एक नंबर होता है 12, 11, 15, 16, 17, 24, 32, 64, 72 तक जाता है आई थिंक, आखिरी जो वैल्यू होती है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 32 और आप करते हैं प्लस, तो कोई फर्क पड़ा? चले हम 72 कर लेते हैं, टॉप मोस्ट वही होता है, तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो इसका मतलब है कि जो आपके फॉन्ट साइजेस होते हैं उनके कुछ यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट्स। यूनिट्स का आइडिया है? अगर हम यहां पे कर लेते हैं 48 px, एक मिनट 3 ये जूम इन हुआ है क्या? कमाल की बात है। Oh shit. ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर ली मैंने कि मैंने इसको स्ट्रिंग बना लिया था, क्योंकि बेसिकली मेरे दिमाग पे जावास्क्रिप्ट चली हुई है। तो जावास्क्रिप्ट जो बेसिकली है, ये जो बेसिकली CSS है वो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, वो उससे बहुत मैच करती है। और ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से लिखते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग्स में होती है। तो वो वाली मैंने हरकत कर दी थी, लेकिन चलो खैर है। तो अगेन बाकी तो सिंटैक्स वही है कि आप बेसिकली फॉन्ट साइज लिखते हैं और उसकी वैल्यू लिखते हैं, और px आप क्या लिख रहे हैं, एक यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट बेसिकली क्या है इधर, px। अब इसको थोड़ा समझना है क्योंकि यूनिट आपसे आपके पास एक से ज्यादा है। अच्छा, पिक्सल्स किसी को पता है क्या है, किसका यूनिट है, क्या है? किसी को आइडिया है पिक्सल्स?
यहाँ पे ज़रा इस टेबल को गौर करें, ये बड़ा ज़बरदस्त टेबल है। इसमें जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो आपके पास अवेलेबल होती हैं, जब आप H1 लगाते हैं तो उसका एक साइज़ बड़ा होता है, आपने देखा है। तो ये आपको बता रहे हैं कि H1 पे बेसिकली हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगाया हुआ है, 24 पिक्सल्स। अब पिक्सल्स किस चीज़ का यूनिट है, यूनिट तो समझते हैं ना सारे। अब जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो आप आलू खरीदते हैं, तो आलू किस में होता है, केजी में होता है। अब बनाना जो होता है वो बाय नंबर होता है, दर्जन, आधा दर्जन, इस तरीके से आपके पास इन क्वांटिटीज़ के भी यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो कौन सा है, पिक्सल है। तो पिक्सल्स बेसिकली आपके क्या होते हैं कि जो आपकी स्क्रीन होती है उसके अंदर जिस डॉट से वो स्क्रीन बनी हुई है, वो एक डॉट जो है बेसिकली उसका एक पिक्सल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो आपका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की, एक कैरेक्टर की हाइट कितनी होगी, 24 पिक्सल। तो बेसिकली ऐसे मेजर करता है। तो अब H1 जो है वो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट किस पे सेट हुआ है, 24 पिक्सल्स पे, H2 18, H3 14। तो बेसिकली ये इनके डिफॉल्ट साइजेस हैं जो आपको नॉर्मली दिखते हैं। लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि सिर्फ पिक्सल नहीं होते, क्या होते हैं, परसेंटेजेस भी होती हैं और EMs भी होती हैं। अब जरा इसको देखते हैं कि ये क्या है और क्यों है। सबसे पहले हमने पिक्सल्स लगाया। पिक्सल सबसे आसान, सबसे इजी यूज होने वाला आपका सिंपल फॉन्ट साइज है, जो कि नॉर्मली हम यूज नहीं करते। वो क्यों नहीं करते वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अभी जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यूनिट कौन सा है, पिक्सल्स। किसी ने कुछ कहा? तो अगेन ये बहुत इजी है, आप तो इस पे जो भी इस पे लगा लें वो आपको आ जाएगा। सिंपल इसको आप साइजेस को सिर्फ टेस्ट करके देखिएगा कि किस साइज पे कितना साइज आपके पास अवेलेबल होता है। आई थिंक जो हमारे पास नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो नॉर्मली हम 18px पे, ये जो टेक्स्ट होता है, जो आपका कॉमन टेक्स्ट होता है, उसको तकरीबन 18px का साइज दिया जाता है, और 24px का जो नॉर्मल साइज है वो हेडिंग का साइज होता है। सही 24 से स्टार्ट होता है, 32 तक जाता है। ये जो साइज है ये बेसिकली एक हेडिंग का साइज है। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि वो H1 है, वो H1 छोटा लग रहा है, ये वाला टेक्स्ट बड़ा लग रहा है। तो नॉर्मल ये कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जो हम वेबसाइट्स में नॉर्मली यूज करते हैं। 32 पिक्सल है, 24 पिक्सल है, 28 पिक्सल है। अब ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे भी। जैसे मैंने कल बात की थी फिग्मा की, यहीं पे की थी। तो फिग्मा में आपका जो डिजाइनर होता है वो आपको कभी कभी कुछ क्रेजी साइज भी बोल देता है। वो बोलता है यार इसकी ना 58 पिक्सल कर दो। उसकी हो सकता है कोई डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हो, वो कुछ इस तरीके से दिखाना चाहता हो, तो वो आपको उसकी बात तो माननी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज। तो अगर हम इसको करें 50%, तो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही छोटा हो गया है। उसके बाद अगर हम इसको करें 200%, तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा अब बड़ा हो गया। अब परसेंटेज एक बड़ा सा अजीब सा यूनिट है। अब अजीब सा यूनिट क्यों है, क्योंकि आपके पास, आपको एक बात पता होगी कि परसेंटेज किसी न किसी की परसेंट होती है, मतलब कि ये किसी न किसी का रेफरेंस होती है। तो CSS के अंदर जब हम परसेंटेज की बात करेंगे कहीं भी, जरूरी नहीं फॉन्ट में, तो हम एक चीज को डिफाइन करते हैं कि जिस टैग पे आप लगा रहे हैं, अब किस पे लगा रहे हैं, P पे, ये चेक करता है कि ये P किसका चाइल्ड है। ठीक है, ये P किसका चाइल्ड है, बॉडी का। फिर ये देखेगा कि इस बॉडी के पास विड्थ कितनी है। बात समझ आ रही है? तो ये उस विड्थ के हिसाब से परसेंटेज सेट करता है, यानी कि पिक्सल वैल्यू आपके पास सेट होती हैं। तो आपकी परसेंटेज बेसिकली ऐसे वर्कआउट करती है। और नॉर्मली हम लोग फॉन्ट्स में, स्पेशली फॉन्ट में, हम लोग साइजेस खुद इसमें परसेंटेजेस में नहीं देते, क्योंकि ये किस पे डिपेंड हो जाएगा, आपकी स्क्रीन साइज पे। अब स्क्रीन साइज में मसला कुछ तरह, इसको ऐसे सोचें कि आपकी किसी की मोबाइल स्क्रीन थी, अब उसकी विड्थ बहुत छोटी हो गई, आपने बाय परसेंटेज सेट किया हुआ है, तो क्या हो सकता है कि वो आपका जो टेक्स्ट साइज है वो बहुत छोटा दिखे, बहुत ज़्यादा छोटा दिखे। तो ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। जो ज़्यादा एक यूज़ होने वाली क्वांटिटी है, सॉरी अभी REM नहीं, वो कौन सी है, EM। अब EM जो है इसका जिक्र यहाँ पे हुआ था बुक में, सही है। अब EM जो है ये भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब ये भी आपका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको देखता है, लेकिन ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि हम नॉर्मली जो डिफाइन करते हैं अपने फॉन्ट साइजेस वो किस में होते हैं,
EM। उसकी वजह क्या है कि ये EM जो होता है ये 1 EM एक सर्टेन लिमिट के बराबर है, यानी कि 1 EM जो H1 है वो कितना है 1.5 EM और H1 टोटल कितना है 24 पिक्सल्स। तो इसका मतलब है कि ये 1 EM जो है तकरीबन 16 पिक्सल के बराबर होगा। सही है, तकरीबन। आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या कहीं पे कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन ये तकरीबन जो आपके पास है ये 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो अब आपके पास 1 EM का मतलब है कि आप अब पूरी वेबसाइट में जहां जहां 1 EM इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली आप कौन सा साइज यूज कर रहे हैं 16 पिक्सल का। अब आप 2 EM यूज करेंगे तो आप कितना यूज करें 32 पिक्सल का। तो बेसिकली इससे क्या हो जाता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है कि 1 EM 1.5 EM 2 EM 2.5 EM बजाय इसके कि आप कितना यूज करो 32 33 34 35, तो वो थोड़ी वेग क्वांटिटी है। तो नॉर्मली जो मैंने यूज होता हुआ ज्यादा देखा है वो कौन सा है EMs है। लेकिन एक और चीज है कि हम लोग ज्यादातर जब आप लोग खासतौर पे जब CSS हम पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग पढ़ोगे बूटस्ट्रैप। सही है, जो कि बेसिकली आपको हेल्पिंग हैंड होता है एक CSS लिखने का। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम आपको CSS कितनी भी पढ़ा लेंगे उसके बावजूद आपकी CSS इतनी बेटर नहीं हो सकती कि आप इंडस्ट्री में जो बंदा 4-5 साल से काम कर रहा है आप उसको टक्कर दे सको। सही है, तो इवन मैं खुद भी ये फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट टाइप्स, फॉन्ट स्टाइल्स खुद सेट नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि ये हम लोग नॉर्मली टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो आपको बार बार करना पड़ता है। अभी आपको एक चीज दिख रही है कि फॉन्ट को सिर्फ बोल्ड करने के लिए एक अलग प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज सेट करने के लिए अलग प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली सेट करने के लिए अलग प्रॉपर्टी है। अभी आपको दिखेगा फॉन्ट को अंडरलाइन करने के लिए अलग प्रॉपर्टी है। सही है, इटैलिक करने के लिए अलग प्रॉपर्टी है। तो मतलब हर एक प्रॉपर्टी अलग, मतलब एक टेक्स्ट को सिर्फ थोड़ा बेटर बनाने के लिए आपको इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनानी पड़ती है। तो इसको हेल्प आउट करने के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क है जो हम बाद में डिफाइन करेंगे फ्रेमवर्क क्या है या लाइब्रेरी क्या है। वो बेसिकली है बूटस्ट्रैप। उसमें क्या होता है कि एक क्लास आप इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ये display1 मैंने लिख दिया display-1 क्लास दे दी। अब वो क्लास पहले से बनी हुई है, उसकी CSS की फाइल पहले से बनी हुई है। तो display1 मैंने लगाया, खुद ब खुद फॉन्ट साइज लग गया, खुद ब खुद फॉन्ट वेट लग गया, खुद ब खुद फॉन्ट फैमिली लग गई और खुद ब खुद उसका सारा कलर्स वगैरह भी सेट हो गए। अब वो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो आपके एक्सपर्ट जो डिजाइनर्स हैं वो सारी जो स्टैंडर्डाइजेशन है उन्होंने बनाई है। सही है, तो वो हमेशा बेटर ही दिखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अच्छा ना दिखे। तो इस वजह से हम नॉर्मली, मैं आपको बताऊंगा वो बूटस्ट्रैप हम पढ़ लेंगे, तो जब हम वो पढ़ लेंगे तो मैं बताऊंगा भाई अब ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइजेस वगैरह आपको खुद को सेट नहीं करने, लेकिन हाँ आपको ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बूटस्ट्रैप जो है वो कुछ स्टैंडर्ड साइजेस देता है, जैसे display1 से लेकर display5। अब आपको क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे ये वाला साइज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लेट्स से 48 पिक्सल, तो आप फिर जाके CSS कस्टम लगा के उसका साइज आप क्या कर सकते हो 48 पिक्सल्स। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि नॉर्मली हम बूटस्ट्रैप वगैरह यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास वो वैल्यू जो है स्टैंडर्डाइज्ड मिल जाए। अब हमने फॉन्ट पिक्सल में देखा, ठीक है, हमने परसेंटेज में देखा और किस में देखा EM में देखा। अब 24 EM करेंगे तो वो पागल ही हो जाएगा, बहुत बड़ा ये साइज है। तो नॉर्मली जो होता है आपके पास 1 EM होता है, सही है, यहाँ 0.5 EM होता है। ये आपके पास अच्छी खासी वैल्यूज हैं, आपको लग रही हैं बहुत छोटी सी वैल्यूज, लेकिन ये अच्छी खासी वैल्यूज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 1 EM कितने के बराबर है, तकरीबन 16 पिक्सल्स के बराबर है। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन नॉर्मली आपके पास फॉन्ट साइजेस इस तरीके से होते हैं, लेकिन फॉन्ट साइजेस कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, एक मिनट इसको नीचे करो। अभी हमारे पास ये फाइल है, अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टी आई है और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट में एक तो था नॉर्मल जो कि इस वक्त ऑलरेडी है, दूसरा क्या है बोल्ड। तो जब हमने बोल्ड किया तो वो सिंपली बोल्ड हो गया। अब जैसे हम पढ़ रहे थे कि मैंने कहा था कि वो जो बी का टैग है वो आपका HTML में उसको बोल्ड करता है, लेकिन मैंने आपको कहा था नॉर्मली हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते। अगर हमें कोई चीज़ बोल्ड करनी होती तो हम किसके थ्रू करते हैं CSS के थ्रू। अब आपके पास एक इशू है यहाँ पे। अब इशू क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, सिर्फ ये बोल्ड हो।
अब HTML में तो ये बड़ा आसान था कि बोल्ड का टैग उठाओ और इन दोनों के ऊपर रैप कर दो, लेकिन अब आप सिलेक्टर्स पढ़ चुके हैं ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, मैं इन लफ्जों को ढूंढूंगा, ये तो लफ्ज हैं। हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि हमारे पास एक टैग है जिसका नाम क्या है, तो मैं ये दो लफ्ज उठा सकता हूं और इन दोनों के बीच में रख सकता हूं, और मैं इसको एक क्लास दे सकता हूं और क्लास को मैं बोल दूं बोल्ड, और अपने मैं CSS में जाऊंगा और मैं बोलूंगा जो डॉट बोल्ड क्लास है उसका क्या कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड। तो अब क्या हुआ, सिर्फ वो जो दो लफ्ज थे वो क्या हो गए, सिंपली बोल्ड हो गए, बहुत इजी। अब आप लोग के पास, मैंने पहले आपको कहा था कि एक अपने पास एक कॉपी और ये सब रखा करें, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं और उनकी वैल्यूज हैं सिर्फ उनको लिख लिया करें, सही, क्योंकि आज के बाद यही सारी आपके पास प्रॉपर्टीज आती जाएंगी और आपके पास ये लिस्ट बनती जाएगी। अभी तक जो हमने पढ़ी है वो बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, और अब कौन सी है, फॉन्ट वेट है, ठीक है। अब फॉन्ट वेट के बाद एक लगे हाथों एक और देख लेते हैं जो कि बहुत आसान सी है, फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल करेंगे तो आपको ये ऑलरेडी बता लेता है इटैलिक, नॉर्मल और ऑब्लिक, जो कि एक बहुत इजी टू यूज है। अगर आप इसको इटैलिक करोगे, सेव करोगे, तो आपको पता लग जाएगा आपका सारा टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। अब इस पे अगर आप ऑब्लिक करते हैं तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक। जैसे मैंने कहा इटैलिक और ऑब्लिक में थोड़ा सा फर्क है, ऑब्लिक जो है वो सिंपल थोड़ा ज़्यादा वो कर्व्ड इंक्लाइंड होता है, और आपका जो इटैलिक है वो थोड़ा कम इंक्लाइंड होता है, तो दोनों का सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है। बाकी नॉर्मल तो ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, जो कि बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, जो कि कुछ भी नहीं है। एक और चीज है कि यहाँ पे W3 स्कूल्स पे आप टेक्स्ट CSS करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली वो लिस्ट डाउन कर देता है जो भी प्रॉपर्टीज आप टेक्स्ट के लिए CSS में यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले उसने कौन सी बोली, कलर, जो हम पहले दिन से यूज करते हुए आ रहे हैं जब से हम लोगों ने CSS शुरू की है, जो कि बेसिकली क्या करती है, जो आपकी टेक्स्ट का कलर बदल देती है। और दूसरी कौन सी है, बैकग्राउंड कलर, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो सिंपली चेंज कर देती है। अब ये CSS फॉन्ट्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, जिसमें उसने फॉन्ट फैमिली बताई, सेरिफ, sans serif, मोनोस्पेस। तो ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली आ गई, ठीक है। तो ये इसकी जो खास बात है कि जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वो साइड में आपके पास लिस्ट के तौर पे पूरी नजर आती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ये फॉन्ट स्टाइल जो अभी भी हमने देखी, उसके बाद क्या है, फॉन्ट साइज है, नीचे और भी हैं, CSS लिंक्स, लिस्ट, Z इंडेक्स, पोजीशन, इस पे भी हम सब पे आएंगे, इनलाइन ब्लॉक वगैरह 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 वगैरह। ओपेसिटी आपने देख ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो भी आप पढ़ोगे नॉर्मली वो आपको W3 स्कूल पे भी दिख जाती है। तो इधर प्रॉपर्टीज का ये होता है कि आपको सिर्फ उसको यूज करना आना चाहिए, उसको याद करना मकसद नहीं है। मकसद है कि आपको पता हो कि एक प्रॉपर्टी है जिससे इटैलिक होता है, आपको पता हो कि प्रॉपर्टी है जिससे फॉन्ट साइज होता है, एक प्रॉपर्टी है जो फॉन्ट वेट कंट्रोल करती है। तो उसके बाद आप लोगों के पास CSS आप बनाते ऐसे हैं, वो होता है कि कॉज एंड इफेक्ट। इसका एक रूल है, कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब कि आपको फर्ज करें कि ये नेविगेशन बार बनाना है। अब नेविगेशन बार बनाने के लिए आपको पता है कि एक बॉक्सेस चाहिए आपको, उस बॉक्सेस के अंदर कलर क्या है, ग्रीन है, और इस टेक्स्ट का कलर क्या है, वाइट है, और ये टेक्स्ट का फॉन्ट क्या है, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या है, सेरिफ है, सैन सेरिफ है, सैन सेरिफ है। उसके बाद ये बोल्ड है, तो इसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। हम देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी हमें चाहिए क्या, फिर हमारे दिमाग में आता जाता है कि ठीक है ये जो ये कलर है ये बैकग्राउंड कलर से आ जाएगा, ये जो व्हाइट कलर हुआ हुआ है टेक्स्ट का ये कलर की प्रॉपर्टी से आ जाएगा, इसका जो ये फॉन्ट फैमिली है ये फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी से आ जाएगी।
उसके बाद ये फॉन्ट साइज से हम इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फॉन्ट वेट से इसको हम बोल्ड कर लेंगे। तो ये सारी अब प्रॉपर्टीज हमें कब दिमाग में आती हैं, जब हम लोग हमें जो चीज चाहिए उसको अपने सामने देखते हैं। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या करना है उसके साथ। आपको सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कि मैं आपसे पूछूंगा यार मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ एक प्रॉपर्टी होती है जिससे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, तो बस उस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। तो आप BACK लिखोगे ना तो आपको VS कोड ही आगे बता देता है कि भाई ये बैकग्राउंड कलर है। सही है, तो इसको जरा ख्याल रखें। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है जो मैं खुद फॉलो करता था जब मैं खुद पढ़ता था, तो ऊपर आप हेडिंग लिख लेते हैं, जैसे अभी किस चीज के रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ रही हैं, टेक्स्ट के, तो आप ऊपर हेडिंग पेज पे डालें टेक्स्ट, और टेक्स्ट से रिलेटेड आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली उसकी आप सिंपल एक लिस्ट बना लें, और एक एग्जाम्पल के लिए कोई एक उसकी वैल्यू लिख लें। जैसे फॉन्ट फैमिली में आपने लिख लिया हेल्वेटिका या सैंस सेरिफ, सेरिफ आपने लिखा सेरिफ कॉमा सैंस सेरिफ, तो आपको जब जैसे ही वो आप पेज खोलेंगे आपको क्लिक होगा कि अच्छा ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ी है। अब जैसे फॉन्ट साइज है उसमें आपने लिख लिया कि फॉन्ट साइज क्या है। बात समझ आ रही है? मैं तेज तो नहीं बोलता? तो फॉन्ट फैमिली देख लिया हमने, फॉन्ट स्टाइल देख लिया, उसके बाद हमारे पास एक छोटी मोटी सी प्रॉपर्टी है, इसका नाम क्या है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन इसका काम बड़ा मजे का है। अभी ये मैं किस पे सारी प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ? पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे इसलिए लगा रहा हूँ टेक्स्ट बड़ा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा फर्क महसूस हो रहा है। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब मजे की बात बताऊँ, ये प्रॉपर्टी मुझे खुद को भी याद नहीं है कि इसका पूरा नाम क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेकिन मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे जब इसकी यूज होगा तो मुझे पता होगा कि भाई मुझे कैपिटल करना है, मुझे लोअर केस करना है, मुझे सेंटेंस केस करना है, तो मेरे पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। क्योंकि CSS में अभी आप देखोगे कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं कि याद रखना तो नामुमकिन है, लेकिन जो कुछ कॉमन है वो हमेशा आपको याद रह जाती हैं। जैसे कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गई, फ्लोट हो गया, टाइप फ्लेक्स हो गया, सही है, टाइप ग्रेड हो गया। ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उस वजह से वो तो हमारे दिमाग में रहती हैं। बाकी ये जो छोटी मोटी वेबसाइट हैं, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट वेट है, ये तो हम नॉर्मली यूज ज्यादा नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि आपने जैसा मैंने बताया कि हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप। उसके अंदर ये टेक्स्ट की जो थोड़ी सी डेकोरेशन वाली जो चीजें हैं ना, वो एक लफ्ज से मतलब एक क्लास लगाने से वो सब कुछ हो जाता है। और एक और चीज़ है कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उसका बेसिक मकसद ये है कि आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ थोड़ा जाएं। तो फ्रीलांसिंग में एक रूल होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा काम आप किस तरीके से कर सकते हैं। कई काम को ख़त्म करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप 2 महीने लगाएं और एक CSS एक टिप टॉप करके एक खुद लिखें, सही, तो आपको 2 महीने लगे। या आप बूटस्ट्रैप कर लिखें, आप 2-3 क्लासें लगाएंगे, जो उस बंदे ने 1 हफ्ता लगा के काम किया होगा वो आपने 3 क्लासेस में काम ख़त्म कर दिया, सही है। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड में बहुत इंक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। अब इस पे कुछ लोग आपको कहेंगे कि नहीं यार आपको CSS बिल्कुल ही अपनी टाइट रखनी चाहिए, CSS अपनी पक्की करनी चाहिए, सही है, आपको बिल्कुल ही CSS का चीता होना चाहिए। तो भाई उतना चीता होने में आपको तकरीबन 1-2 साल सिर्फ प्योर CSS में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उन 2 सालों में हो सकता है आपको ज़्यादा कुछ काम ना भी मिले, क्योंकि आप शुरू में वही गोले गंडे बनाओगे, सही है, अजीब से बटन्स बनाओगे। जब तक आपको सेंस बनेगी यार अच्छा काम होता कैसे CSS में, आपका रेस्पॉन्सिव का मसला होगा। आप बोलोगे मैंने बेहतरीन बना लिया, वही आपकी वेबसाइट किसी और कंप्यूटर में खुलेगी, वो इधर से उधर हो जाएगी, सारे एलिमेंट्स इधर से उधर हो जाएंगे, क्योंकि जो आपकी कैजुअल CSS है उसको काबू करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन फ्रीलांसिंग का रूल है कि भाई जल्दी बनाओ, ज़्यादा पैसा बनाओ, ठीक है जी। जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना ज़्यादा आपके पास पैसा बनेगा, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उठाओगे। तो उसका फास्टेस्ट वे क्या है कि आप एक फ्रंट एंड का कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज़ कर लें, जैसे टेलविंड CSS है, बूटस्ट्रैप जैसे मैंने आपको बताया। उसमें क्या होता है कि वो आपको ना एक क्लास देते हैं, वो आप क्लास लगाओ, सारे के सारे काम हो जाते हैं, वो हम सीखेंगे, बहुत आसान है। लेकिन एक दफ़ा वो आ गया तो अब पता उससे क्या फ़ायदा क्या होता है कि जब आप वो उससे कोई चीज़ बना के अपने किसी क्लाइंट को देंगे तो पहले तो वो एक रिस्पॉन्सिव होगी, सही है, वो फटेगी नहीं। दूसरा है कि वो खूबसूरत होगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स की वो लाइब्रेरी बनी हुई है। तो वो बेसिकली आपका कमाल नहीं है, वो बूटस्ट्रैप का कमाल है। तो आपने उसको यूज़ करके लेकिन अच्छा सा एक काम कर लिया, एक अच्छी सी वेबसाइट बना ली, तो आपको तो पैसे तो आप ही को मिलेंगे। तो बेसिकली ये फ़र्क है।
और जब आप थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में आगे काम करते चले जाएंगे, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर ही रहते हैं, आप काम आगे करते रहेंगे तो आपके पास ये स्किल ऑलरेडी आ जाती है कि मुझे CSS का ये कंपोनेंट कैसे बनाना है, मुझे ये वाला कंपोनेंट कैसे बनाना है, ये इसको कैसे अच्छा करना है, मार्जिन पैडिंग क्या होती है, आप उसको और ज़्यादा पक्का करते हुए ही जाते हो। सही है। लेकिन अगर आप फर्ज करें आपका दिल नहीं कर रहा, आप फ्रंट एंड नहीं करना चाहते, आप बैक एंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं, सही है, क्योंकि मेरा जैसा खुद का जो काम है, मैं बैक एंड में ज़्यादा काम करता हूँ, मैं पाइथन नोड इन दोनों में काम कर रहा हूँ, पाइथन थोड़ा ज़्यादा। तो उसमें मैं क्या है कि मैंने सबसे पहले फ्रंट एंड की, लेकिन उसके बाद मैंने बैक एंड की, तो मुझे बैक एंड पसंद आई। तो हर किसी की अपनी एक ओरिएंटेशन होती है। आप होते फुल स्टैक डेवलपर हो, लेकिन आपकी एक स्पेशलिटी होती है कि आप फ्रंट एंड में ज़्यादा अच्छे हो या बैक एंड में ज़्यादा अच्छे हो। तो खैर बैक एंड जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि बैक एंड हालांकि कम टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उसमें पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पैसे की वजह से ये उठाई थी बैक एंड, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैंने बिल्कुल पैसों की वजह से ज़्यादा उठाई थी वो। और दूसरा वो उसमें मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी तो मुझे उसका एडवांटेज हो गया। अगेन मुझे कोई इससे कोई ज़्यादा लगाव होगा नहीं है, तो पैसे अच्छे मिल जाते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसमें जो पहला आप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी है, अपर केस है। अब अगर अपर केस आपने लगा ही लिया है तो ज़रा हम इसमें जाके चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा तो अपर केस में क्या हो गया है, सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो गए हैं। बहुत सिंपल है। हम एक काम करते हैं यार, इसको कॉपी करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत तंग कर रहा है, ये अलग अलग जो ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप इतना भी समझ गए होंगे कि इतनी कॉमन सेंस तो आप में भी है कि आप अपर केस होगा तो क्या होगा, लोअर केस। तो लोअर केस होगा तो सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब लोअर केस होगा तो एक और केस होता है, उसको क्या कहते हो। वैसे अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास क्या है, कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज का एक खास बात क्या है कि ये इसका जो हर वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल हो गया है, और तीसरा जो आखिरी है वो है बेसिकली नॉर्मल। अगर आप इसको हटा देते हो तो आपके पास सेंटेंस केस हो जाता है। सेंटेंस केस किसी को पता है क्या होता है, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, उसको हम सेंटेंस केस कहते हैं, जो कि नॉर्मल होता है। अब आपके पास जो अपर केस है वो कहाँ यूज होता है, नॉर्मली हेडिंग्स में यूज होता है। अब हेडिंग कोई भी लगी हुई है आप देखते हैं वो नॉर्मली क्या होती है, कैपिटलाइज्ड होती है। अब किसी का कोट होता है तो कोट हमेशा एक कन्वेंशन है कि वो लोअर केस में होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास लोअर केस होती हैं और कुछ चीज़ें आपके पास अपर केस होती हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है और उसका नाम क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सही है। अगेन ये आपको याद नहीं बैठने वाली, आप इसको क्या करें, लिख लें। अगर किसी को लग रहा है उसको याद रह जाएगी तो कर ले याद। अपर केस, उसके बाद हमारे पास है कौन सी, टेक्स्ट। जितना बड़ा इसका नाम है इतना बड़ा काम नहीं है इसका, इसका बहुत फजूल सा एक काम है। फजूल से काम क्या है कि ये डैश्ड, डॉटेड, डबल, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको वैल्यूज देता है। सबसे जो पॉपुलर है और जो आपने देखी हुई होगी वो कौन सी है, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन से पता लग रहा है क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अब अंडरलाइन के बाद अच्छा एक और इसकी टेक्निक ये है कि मैं ये जो करता हूँ, ये किसी को पता है कि ये अब इसमें मुझे ऑप्शन शो होने तो कैसे होते हैं, कंट्रोल दबा के स्पेस बार। तो कंट्रोल दबा के जब आप स्पेस बार देंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाना शुरू कर देता है। अब हम कहते हैं डैश्ड, तो डैश तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, टेक्स्ट डेकोरेशन। अगेन ये ओवरलाइन होगा, आई थिंक ओवरलाइन। तो ओवरलाइन पे हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। तो बेसिकली इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, हाँ अच्छा एक और होता है जो ज़्यादा यूज होता है, कौन सा है वो, नन है। अब ये यूज कहाँ होता है, किसी को समझ आ रही है, कहाँ पे, लिंक के लिए। एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक देते हैं एंकर टैग, हमने यूज किया था, इसको कह देते हैं एप्पल। जब हमने एप्पल किया तो ये एप्पल दुल्हन की तरह चुप गया उधर। इसको ज़रा हम चिड़खानियाँ करते हैं, हम कहते हैं फॉन्ट साइज इसका क्या कर लो, 24px कर लो। 24 तो छोटा है, 36 पिक्सल कर लो, तो वो थोड़ा अब सही लग रहा है, सही है।
मैं कहता हूं इसका कलर क्या कर लो, ब्लैक, तो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो क्या कर लो, नन, तो आपका अंडरलाइन चला गया। अब मजे की बात है कि आप देखते हैं कि जो नॉर्मल आपके पास होता है एंकर टैग, वो ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर अंडरलाइन होती है, दूर से दिख जाता है कि ये एंकर टैग है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मैंने CSS के थ्रू उसको बिल्कुल ही एक कॉमन वर्ड बना लिया है। लेकिन अब यूजर को कैसे पता लगेगा कि ये एक हेडिंग है, अगर वो इसके ऊपर क्लिक ले जाता है तो आपकी क्लिक जो है वो चेंज हो जाती है नॉर्मली, और वो कैसी दिख रही है, पॉइंटर दिख रहा है, सही है। तो ये एक तरह से आप इसको कंट्रोल करते हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो नॉर्मली यही होता है, क्योंकि जब आप नेविगेशन बार बना रहे होते हैं, जो आपके ऊपर नेविगेशन बार बना हुआ होता है जिसके अंदर होम, सर्विसेज, अबाउट के बटन्स होते हैं, वो बेसिकली ए टैग होता है, वो ए टैग ही होता है। लेकिन उसके अंदर अंडरलाइन क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें हमने क्या यूज़ किया हुआ होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये सिंपल सी हमारे पास लॉजिक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यार एक और होता है, थिंक डैश्ड होता है, पता नहीं ये यूज़ क्यों नहीं कर रहा। क्रोम में हम इसको चेक कर लेते हैं। चलो भाई, क्रोम तो उसको चला ही नहीं रहा, चलाया, अजीब सी बात है। वरना इसके अंदर एक अंडरलाइन आती है, उसमें डैशेस होते हैं हल्के से, वो इसी प्रॉपर्टी से आते हैं। हो सकता है कि ब्राउजर्स ने इसको नलिफाई कर दिया है, पसंद नहीं आई होगी इनको बात। लेकिन खैर जो नॉर्मली है वो एक तो यहाँ तो अंडरलाइन के लिए, ओवरलाइन के लिए एक अंडरलाइन, ओवरलाइन, और तीसरा नन, सही। ये नॉर्मल इसका जो यूजेज है वो ये है। और जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा यूजेज कहाँ पर है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन पे। हालांकि ये कोई एक वाहिद एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन यूज़ होता है। एक और एक लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन थोड़ी देर वो बाद में आएगी और वो हम देखेंगे वो कब यूज़ होती है। अच्छा, ये बुक है आप सबके पास, ये उधर हमने गूगल क्लासरूम में अपलोड किया गया, तो ये अपने पास रख लें। इसके ऊपर सारा आपके पास कोड एग्जांपल्स भी हैं और आपके पास सारी अच्छी अच्छी सी चीज़ें भी। अच्छा, ये लाइन थ्रू भी है, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन थ्रू, और इधर आप देख रहे हैं कि इसको क्या मिल गया है, लाइन थ्रू मिल गया है। ये बेसिकली इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हुई है लाइन थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू आपने नॉर्मली कहाँ देखा है, प्राइजेस में। पुरानी जो प्राइस होती है उस पर ये लगा हुआ होता है, और जो न्यू प्राइस होती है वो सिंपल एक रेड कलर की यहाँ बोल्डेड हुई भी होती है। तो ये स्ट्राइक थ्रू वहाँ पे यूज होता है। तो बहुत सिंपल है। अच्छा, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत अगेन रेयरली यूज होने वाली हैं, बहुत कम यूज होने वाली हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो अगर आप इसकी फर्ज करें कभी यूज हो जाता है तो आप इसको, जब आपको एक चीज पता ही नहीं है तो आप बोलोगे शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, शायद ये होती ही नहीं है। तो आपके ना दिमाग में बस होना चाहिए कि कुछ ऐसा होता है। इनको याद रखना मकसद नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बस आपने हाँ एक लिस्ट बना लेनी है कि यार ये सारी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट के अंदर होती हैं। अब ये जो लाइन हाइट है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपने तौर पे। सबसे पहले इसका ना कारनामा देख लेते हैं, ये कारनामा करती क्या है। तो हमने पी टैग पे आप देख रहे हैं कि हमने अच्छी खासी प्रॉपर्टीज लगा डाली हैं ऑलरेडी। हालांकि अच्छी खासी प्रॉपर्टी लगाने के बाद कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया टेक्स्ट के ऊपर, देख रहे हैं आप। तो यही मसला है कस्टम सीएसएस का कि आप इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बावजूद एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखता है। यकीन करेंगे एक ब्लू कलर की हेडिंग बनी हुई होगी ना, एक सिंपल सी ब्लू कलर की हेडिंग, उसके पीछे इतने की लंबी टैग वो सीएसएस लिखी हुई होती है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि वो नॉर्मली हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर लेते हैं, एक क्लास लगा दो और आपकी सारी की सारी सीएसएस साइड में। और मजे की बात है कि कोई देख के, अच्छा देख के जो कस्टम वाला होगा उसको बोलेगा यार ये ना कुछ मजा नहीं आ रहा, और वो जो सीएसएस वाला होगा बोलेगा यार क्या काम किया है, बेहतरीन काम किया है। तो ये बड़ा मसला होता है। तो अब हम कौन सी देख रहे थे, लाइन हाइट। तो हम पी टैग पे हम लगाते हैं लाइन हाइट।
इसने कौन सा यूज किया है, EM। तो हमारे पास px परसेंटेज और EM हमारे पास एक इसकी वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम px लगा लेते हैं, हम कह लेते हैं 18 पिक्सल्स। तो क्या हुआ है, ये लाइन के बीच में हाइट कम हो गई। अच्छा, इसको 32 पिक्सल्स करते हैं, तो अब वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। अब 32 पिक्सल से मैं कर लेता हूँ 48 पिक्सल्स, तो वो और नीचे चले गए। तो लाइन हाइट में मुझे एक चीज समझ आ रही है कि ये ऊपर से हाइट दे रहा है। ये बात समझ आ रही है, ये लीडिंग हाइट है। लीडिंग हाइट क्या होती है, ऊपर वाली हाइट, कि यानी कि ये अगर वर्ड है तो ये अपने ऊपर से कितने पिक्सल्स की स्पेस दे रहा है, 48 पिक्सल्स की स्पेस दे रहा है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, क्या 2em। अब मैंने 2em दिया तो देखेंगे वो एक बहुत जबरदस्त सी स्पेसिंग आ गई ऑटोमेटिकली। इसीलिए मैंने कहा था कि em जो है वो थोड़ा ज्यादा यूज होता है और एक अच्छा हमारे पास एक पैरामीटर है। तो 2em की जगह अगर हम उसको कह रहे हैं 3em तो वो थोड़ी और ज़्यादा स्पेस बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है वो आर्टिकल्स के अंदर कितनी होती है, 2em होती है या 1.5em होती है। उसकी वजह ये है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि आपकी जो रीडिंग में सबसे ईजिएस्ट क्या लगेगा। अच्छा, इसकी भी पूरी रिसर्चेज हैं, आप उसको कभी पढ़िएगा कि टेक्स्ट का साइजेस क्या होना चाहिए। अगर हेडिंग साइज जो है 48 पिक्सल्स है तो उसका नीचे पैराग्राफ साइज क्या होना चाहिए, फिर उस पैराग्राफ की जो आपके पास फॉन्ट है वो किस तरह के होने चाहिए, उसके बाद उन फॉन्ट के बीच में आपके पास स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ये लाइन हाइट पढ़ी आपने ना। इसके बाद अब एक और आएगी वर्ड स्पेसिंग, कि दो वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। वर्ड स्पेसिंग के बाद आएगी लेटर स्पेसिंग, कि चलो वर्ड के बीच में तो स्पेसिंग आ गई, एक वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनके बीच में कितनी स्पेसिंग आएगी। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से हम इसको साइजेस को भी कंट्रोल करते हैं और ये साइजेस जो है स्टैंडर्डाइज्ड भी हैं। इसमें पूरी की पूरी रिसर्चेस हैं कि कितनी कितनी साइज आपको रखनी चाहिए। तो हमने लाइन हाइट देख ली। लाइन हाइट के बाद क्या है, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि हम लाइन हाइट 2em लगी हुई है, हम इसमें क्या दे देते हैं, वर्ड स्पेसिंग दे देते हैं। और वर्ड स्पेसिंग में देता हूं 1.5 em की। जब हमने 1.5 em दिया तो आप देख रहे हैं एक एक वर्ड दूर दूर हो गया है थोड़ा, और समझने में तो आप समझ गए होंगे क्या है। एक तो ऐसा लग रहा है कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कहीं पे लिखे हुए होते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखे हुए होते हैं, आपस में दूर दूर होते हैं। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी, कौन सी, लेटर स्पेसिंग। अगर लेटर स्पेसिंग में मैंने em दिया तो क्या होगा, तो हमने इसको थोड़ा कबाड़ा कर दिया, लेकिन मेन मकसद है कि समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या कर रही है। और CSS की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है कि आपको वो प्रॉपर्टी यूज करें और जाके देखें उसने क्या दबा किया, ठीक है। तो आपको समझ आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी कर क्या रही है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको सीखना भी बहुत सिंपल है और चलाना भी बहुत सिंपल है। लेकिन मज़ा तब आता है जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रही होती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा पता लगता है कि अच्छा CSS की पावर क्या है। अभी तो आपको लग रहा होगा ये क्या मजाक क्या चल रहा है, एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कुछ हो रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप यूज करते हैं किसी एक चीज को बनाने के लिए, और अगेन आपको पता भी होना चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है, टेक्स्ट अलाइन। अब मैं इन तीनों को हटा देता हूं, लाइन हाइट, वर्ड स्पेस, चलो लाइन हाइट को रहने देते हैं, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग को हटाते हैं ताकि थोड़ा इज्जत वाला काम लगे, ठीक है। इसमें हम एक देते हैं टेक्स्ट अलाइन। अगर हम इसको सेंटर देंगे तो टेक्स्ट कहाँ चली गई है, सेंटर अलाइन हो गई है, ठीक है। और अगर हम इसको कह देते हैं क्या, राइट, तो अब वो कहाँ चिपक गई है, राइट पे। और बाय डिफॉल्ट कहाँ होती है, लेफ्ट हैंड पे। तो ये बेसिकली हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस भी हैं। इसको हम सेंटर ही रखते हैं। एक काम करते हैं कि ये जो H1 है इसको भी हम टेक्स्ट अलाइन क्या दे देते हैं, सेंटर। तो हमारा हेलो वर्ल्ड कहाँ आ चुका है, सेंटर पे आ चुका है। अच्छा, ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। टेक्स्ट अलाइन ना सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए यूज होती है, इमेजेस को भी यूज हो जाती है। आप इमेज का टैग लगाएं और इमेज के टैग के ऊपर क्या लगा दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो भी बीच में आ जाएगा। तो नॉर्मली टेक्स्ट अलाइन सेंटर एक बहुत यूज वाली प्रॉपर्टी है, हालांकि हैज टेक्स्ट की,
लेकिन ये इमेजेस के लिए और दूसरे डिव वगैरह को सेंटर लाइन करने के लिए भी काम आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये जस्टिफाई किसी ने ये सुना है पहले? अब आपको क्या समझ आ रहा है, क्या हुआ है? ये तब समझ आएगा जब हम इसकी टेक्स्ट बढ़ाएं। हम कहते हैं लॉरम 50 और ले आओ, एक काम करते हैं लॉरम 100 ले आओ। आपको अब कुछ चीज समझ आ रही है कि ये टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई का क्या मतलब था? किसी को फर्क महसूस हो रहा है? दोनों तरफ से एक काम करते हैं, ये जो हमने लिखा ना जस्टिफाई, इसको जरा हम मिटाते हैं और जरा देखते हैं कि चेंज क्या आया। अब नजर आ रहा है क्या चेंज आया है? तो बेसिकली जस्टिफाई जो होता है, ये अगर टेक्स्ट आपकी लेफ्ट अलाइंड है ना, तो वो लेफ्ट की तरफ देखता भी नहीं है। उसका मेन फोकस क्या होता है? राइट, इधर आपका राइट साइड का। तो अब राइट साइड में क्या वो चीज चेक करता है कि सारे जो वर्ड्स हैं वो इस लाइन पे टच करने चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा ना हो कि कोई वर्ड यहाँ खत्म हो रहा है, कोई वर्ड यहाँ खत्म हो रहा है, कोई वर्ड यहाँ खत्म हो रहा है। अभी आप जब यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, जितने भी आप असाइनमेंट्स वगैरह बनाएंगे, उन सब में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है वो कौन सी होती है? जस्टिफाई होती है। और ये जस्टिफाई वाली जो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिलती है। ऊपर से छोटे से पैराग्राफ बने हुए होते हैं, 3 तरह के पैराग्राफ होते हैं। एक पैराग्राफ में यूं लाइनें होती हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। एक पैराग्राफ में यूं मिडिल में लाइनें होती हैं, हम पता चल जाता है सेंटर वाला है। एक राइट वाला होता है और एक ये जस्टिफाई वाला होता है। तो जस्टिफाई जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक प्रॉपर्टी है, खासतौर पे टेक्स्ट के लिए। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है। अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हों, बहुत बड़े बड़े अगर आपके पास वर्ड्स हों, तो मसला क्या होता है कि अब वो एक वर्ड यहाँ पे ख़त्म होना था, अब वो इतनी बड़ी बीच में स्पेस बच रही है। तो अब इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए वो क्या करता है कि वो हर जो आपका वर्ड है उसके अंदर स्पेस दे देता है। तो कभी कभी वो लाइन बहुत अजीब सी भी लगती है। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्टिफाई देने के बाद वर्ड स्पेसिंग को एक जो वो कर सकते हैं कि वर्ड स्पेसिंग, मिनिमम वर्ड स्पेसिंग एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो उसको ओवरराइड कर दो। तो इस तरीके से कुछ मसले मसाइल आपको देखने ही पड़ते हैं। तो बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत काम की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। वर्टिकल अलाइन फिलहाल इतनी नहीं चल रही, इसको फिलहाल आप छोड़ें क्योंकि आपको फिलहाल ये यूज़ होते हुए दिखे भी नहीं। इसको हम जो यूज़ करते हैं इसकी जगह पे आजकल वो है फ्लेक्स, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। खासतौर पे जब हम फ्लेक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्टिकल अलाइनमेंट हम उससे क्यों कंट्रोल करते हैं और क्या वजह दी कि वर्टिकल अलाइनमेंट हम इससे नहीं करते। CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पुरानी हैं और कुछ उसकी जगह पे बेटर न्यू प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा मेहनत उसी पे ही करें जो बेटर है। जैसे अलाइनमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है CSS के अंदर। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट स्क्रीन के ऊपर कहाँ दिखेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो बड़ा आसान होता है, आप उसको क्लिक करते हैं इधर ड्रैग कर लेते हैं, आप क्लिक करते हैं उधर ड्रैग कर लेते हैं। लेकिन CSS में ऐसा नहीं होता। CSS में 2 तरह की अलाइनमेंट होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इसको एक आपको जो बॉक्स है, कोई आपका इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई बटन है, उसको एक लोकेशन पे रखना एक बहुत बड़ी साइंस है। उसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि मुझे इसकी एक्स एक्सिस कितना छेड़नी है और मुझे इसकी वाई एक्सिस कितना छेड़नी है। अब ये आपके पास जो कस्टम CSS होती थी, मतलब पुरानी CSS होती थी, उसके अंदर हम ये वर्टिकल वाला काम जो है फ्लोट से करते थे और मार्जिन पैडिंग से करते थे। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता था। और वर्टिकल अलाइन में वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टीज यूज़ कर लेते हैं और अगेन मार्जिन और पैडिंग भी यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब जो दोनों वाले ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट वाले काम है, ये हम किससे कर लेते हैं? फ्लेक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत न्यू प्रॉपर्टी है लेकिन एक बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के इश्यूज बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और मास्टर कर लेते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट को बड़े आराम से कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। और उसका ख़ास बात यह है कि अभी जैसे एक मेरे साथ मसला हुआ था कि एक मैंने आप ही का एक सीनियर है, उसको मैंने एक काम दिया था। तो उसका इशू ये हुआ था कि उसको मुझे एलिमेंट्स को सेंटर लाइन करना था 3 कॉलम्स में। तो उसने 3 कॉलम्स बनाए और उनको अपनी तरफ से उसको लगा कि मैंने सेंटर लाइन कर दिया है।
लेकिन अब आपको पता है कि स्क्रीन साइज चेंज होता है, जैसे अब इसका स्क्रीन साइज डिफरेंट है, मेरे इस कंप्यूटर का डिफरेंट है, आपके लैपटॉप का डिफरेंट है, आपके मोबाइल का डिफरेंट है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने जो अपने कंप्यूटर पे अलाइनमेंट बनाई ना, तो उसके अंदर जो आइकन्स थे तीनों कॉलम्स में वो बिल्कुल सेंटर में आ रहे थे, लेकिन मेरा जो क्लाइंट था उसके पास एक बड़ी सी स्क्रीन थी, उसने उस पर खोला तो हुआ ये कि एक आइकन इधर आ रहा है, एक आइकन इधर बीच में आ रहा है और एक आइकन बिल्कुल इधर आ रहा है। तो उसने बोला यार ये जो दोनों आखिरी वाले हैं ये क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, ये सेंटर पे क्यों नहीं आ रहे। तो अलाइनमेंट जो है वो एक अच्छा खासा डिफिकल्ट टॉपिक है CSS के अंदर। तो उसमें अगर आप फ्लोट और इनकी तरफ जाएंगे, मार्जिन पैडिंग फ्लोट जो बेसिकली क्लासिकल हम चीज़ें कहते हैं, तो आप अच्छा खासा फंसेंगे। तो फ्लैग्स जो है वो एक बहुत अगेन अच्छी प्रॉपर्टी है, और जब हम लोग इंशाल्लाह उस पर पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या कर सकती है, और वो बॉक्सेस को बड़े आराम से कंट्रोल भी करना जानती है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इसको भी देखते हैं कितनी बची हैं हमारे पास, टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट का मतलब पता है आपको, जो पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर जो पहली बेसिकली लाइन की स्पेसिंग होती है पहली आपके स्टार्टिंग से, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट इंडेंट। मतलब कि आपका ये जो पैराग्राफ है, जैसे ये वाला पैराग्राफ है, इसकी पहली लाइन ये है, आपको पता है एप्लीकेशंस में कभी कभी वो लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो बेसिकली वो क्या है, टेक्स्ट इंटेंट। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हमें इसमें कितनी स्पेसिंग देनी चाहिए, लेकिन ये इतनी कोई ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपली कौन सा एलिमेंट वो यूज़ कर रहा है, px यूज़ कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम p में जाते हैं और हम p में जाके टेक्स्ट इंटेंट यूज़ कर लेते हैं और हम कर लेते हैं 50 px करेंगे तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि वहाँ से पहले लॉरम में स्पेस आ गया है थोड़ा सा। इसके बाद हमारे पास जो है दूसरी वो टेक्स्ट शेडो है। टेक्स्ट शेडो बेसिकली बैकग्राउंड कलर की तरह है, इसकी जगह पे बैकग्राउंड कलर भी यूज़ होता है और बॉर्डर कलर भी यूज़ होता है, लेकिन अभी हम वो इसको ज़्यादा हम इतना नहीं देखते। और मेरे ख्याल से इतना क्या रह गया है, लिंक विजिटेड वगैरह हो गया, फोकस हो गया, होवर हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं कि ये सूडो सिलेक्टर्स हैं हमारे पास, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल बेसिकली इनको हम गो थ्रू करते हैं, क्योंकि अभी 9:35 हो गए तो काफ़ी टाइम हो गया, दूसरी क्लास का टाइम है। तो कल इंशाल्लाह 2:30 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कल मुझे याद दिला दीजिए कि हाइट और विड्थ को देखना है, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।